अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नया दौर के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे ताहिर मलिक और इसार राना। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नैब तरामीम केस के हवाले से। आज समाअत रही है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी नज़र आए, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आज इस कानून के ख़िलाफ़ नज़र आ रही है, या दीगर पॉलिटिशियंस जब अपना टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर वो नैब तरामीम की बात करते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली जब भी जिसकी भी हुकूमत आती है उसने हमेशा नैब को अपने ही मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। मजीद उनका ये भी कहना था कि चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, टेन्योर सबके रहे हैं, लेकिन ये तरामीम तब क्यों नहीं की गई? अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में इसको लाया गया था तो ये तरामीम उस वक्त कर लेनी चाहिए थी। एक अच्छा खासा वक्त जो है वो गुजर भी चुका है। दूसरी तरफ पर एक और डेवलपमेंट ये भी नज़र आई है कि खान साहब के हवाले से जो जज साहब केस की समाअत कर रहे थे, 190 मिलियन पाउंड केस, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा ख़तरनाक केस साबित हो सकता है। साइफर से तो उनकी जान छूट चुकी है, लेकिन आगे जो केस है यही है। लेकिन यहाँ पर जो मुहतरम जज साहब थे वो अपना डेपुटेशन का टाइम पीरियड कंप्लीट कर चुके हुए हैं और अब वो जा चुके हुए हैं। एहतसाब अदालत में जो जज थे नासिर जावेद राना साहब, अब उनकी जगह पे जो नया चार्ज संभाला है जिस नए जज ने, वो इस केस को किस तरह से आगे डील करेंगे। और ये वही केस है जिसमें उनकी अहलिया भी इन्वॉल्व हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान साहब खुद। और इसके अंदर जो दो मरकज़ी लोग हैं जिनके हवाले से बातचीत की जाती रही है, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी और मलिक रियाज साहब का नाम भी सामने आता रहा है। पैनल की तरफ बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस केस को किस तरह से देख रहे हैं। सेकेंडली, इस टाइम पीरियड में जज को चेंज हो जाना, पिछली प्रोसीडिंग्स अलग हुई भी थी, आगे किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। राना साहब आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी और आपसे पूछूंगी कि सबसे पहले तो नैब तरामीम पे बात कर लेते हैं। नैब की तरामीम ऐसी रही है कि जिसके ऊपर आज खुद जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी कहा है कि जो भी गवर्नमेंट बनती है, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मेंशन किया गया है कि अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है इस कानून को, लेकिन जब अपोजिशन में चले जाते हैं तो इस कानून पर एतराज़ात भी किए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा देखिए, ये एहसाब जो है ना पाकिस्तान में, एहसाब का ख्वाब, सुनहरा ख्वाब, ये कोई नया नहीं है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो ये प्रोडा एब्डो वहाँ से ये शुरू हुआ, यूब खान साहब ने किया, और फिर इसका मकसद सिर्फ एक होता है और वो मकसद होता है कि सियासी क़यादत जो है या लीडरशिप जो है उसको किस तरह काबू किया जाए। हमारे अदलिया को तो मैं खैर, मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी ज़बान जल जाए, पर जल जाए, जो मेरे को अपनी औकात से बढ़ के बात कहूँ। आज वो मुसलसल सियासी जमातों को लान तान करते रहे कि जी ये सियासी जमातें यूँ करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कानून साजी सियासी जमातों ने करनी होती है इस हवाले से। लेकिन मेरी जो ज़ाती एक कैलकुलेशन है ना फ़ायज़ा, वो ये है कि ये नैब कभी भी मुकम्मल तौर पे सियासी जमातों के हाथ में नहीं रहा। ये इसकी बागदौड़ कहीं और ही रही है और कहीं और से ही ये सारा। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जो हमें हिस्ट्री बताती है। वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब नैब के ज़ेर हिरासत थे और रात को वो जाके इस्टेब्लिशमेंट से मिलते थे और गाड़ी की डिग्गी में बैठ के लेट के सुना वो जाते रहे हैं। तो अगर नैब हुकूमत और इमरान खान के ज़ेर असर थी तो कैसे मुमकिन है कि वो कोई बंदा नैब का मुलजिम वो उसमें बैठे और वहाँ पहुँच जाए। ठीक है, तो इतनी सी बात से मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात आपको कह दी। अब आ जाए दूसरी बात ये कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे सियासतदान हैं ये अपनी वक्ती लड़ाई के लिए ना, अपने बोटी के लिए कौम का बकरा ज़िबा कराने में कोई हर्ज नहीं समझते। मिसाल के तौर पे अभी ताज़ा तरीन खुद हुकूमत नून लीग की जो थी, इन्होंने जो तरामीम पेश की उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये नैब रिमांड लेता है कितने महीने का, मतलब 40 दिन तक कितने का, पहले तो बहुत ज़्यादा था, 15 दिन पे आए थे, फिर 40 पे वापस ले गए, फिर 40 पे आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है कि अब इमरान खान नैब के शिकंजे में ना, तो उन्होंने कहा 15 क्यों, आप 40 दिन लगाओ ताकि इमरान खान को ज़रा थोड़ा पता चले। तो ये जो इनकी छोटी छोटी बदले लेने की ख्वाहिश है ना, इसने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम का बेड़ा गर्क किया। बाकी जो है जो चाहते हैं वो कर देते हैं, लेकिन मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अदलिया थोड़ा सा अपने उससे बाहर निकल के सवाल करेगी, जो आज नहीं हो सका। ठीक हो गया। फ्रंट फुट पे खेलने की बात की जा रही है और जैसे राना साहब ने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है। ताहिर साहब, अगर हम देखते हैं इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, इस तरह के नाम दिए जाए,
ये रिलेट किए जाते हैं कहीं और से और ऑपरेशनल भी कहीं और से हो रहे होते हैं, लेकिन इन कवानीन से जो है मुतासर तो जाहिर सी बात है सियासतदानी हो रहे होते हैं। इन कवानीन की तारामीम को आप किस तरह से देखते हैं और आज की जो अदालत की कार्रवाई रही है वो कितनी आपको सेटिस्फाइंग लगी है? देखिए, पहले तो मैं आपका वो सवाल को थोड़ा सा चैलेंज करना चाह रहा हूँ। आपने कहा ये सियासतदान इसके विक्टिम नहीं है। मैं आप पाकिस्तान के दो रिलायबल बंदों की बात करता हूँ। सदर जरदारी जो इस वक्त सदर है, जो 5 साल पाकिस्तान का सदर है, फिर शाहिद खान अब्बासी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रहा है। आप इन दोनों का रिकॉर्ड निकाल लें, चलो भूल जाए मुझे, दोनों ऑन रिकॉर्ड हैं कि पाकिस्तान के नैब के होते इकॉनमी नहीं चल सकती। आपने तो सियासत की बात की, रानी ने उसका जवाब भी दे दिया। मैं उसमें एक और कलर लेके आना चाह रहा हूँ, और ये दोनों बंदे कंसिस्टेंट हैं फॉर द लास्ट 5-10 ईयर्स कि ये कह रहे हैं कि आप इस तरह करेंगे तो आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी नहीं ला सकते और लोकल भी चला जाएगा। तो ये तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पर इसके बाद जो मैं समझता हूँ, जो मुख्तसर मुझे बात समझ आई है, जो मैंने नैब को सारा देखा है, अनफॉर्चुनेटली मेरी अकल ये कह रही है कि हमारे यहाँ नैब को इस्तेमाल किया गया कि सामने बंदा नज़र आया, उसके लिए सोचा गया कि ये कहाँ पे फंसता है, वो हमने कानून बना दी, जिसकी अभी राना ने बड़ी अच्छी मिसाल दे दी कि बड़ी पहले इन्हीं, जब यही हमारे शरीफ बरादरान थे, जब ये विक्टिम थे नैब के, तो कहते यार दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है कि आप पकड़े गए तो पहले तो आपको 3 महीने किसी ने हाथ ही नहीं लगाना, आपको रिमांड भी नहीं, आप कर ही कुछ नहीं सकते। तो ह्यूमन बात ही 15 दिन पे आए। अब जनाब फिर देखा सामने नज़र आया खान का नज़र आया, जो मैंने हमेशा, अब 3 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, उस केस से भी फारग, उस केस से भी फारग, उस केस से फारग, इसीलिए कहा और कुछ नहीं तो 40 दिन लेके जाएं। और जो आप दूसरी तरफ हम बाद में जाएंगे, तो मेरा कहने का मतलब है जब किसी भी मुल्क में, किसी भी निज़ाम में कानून इसलिए बने कि पहले बंदा देखा जाए फिर कानून बनाया जाए, तो वो साफ नहीं हो सकता। उसकी बिल्कुल सिंपल सी एक बड़ी फंडामेंटल बात है, अगर आप कानून की जो सिंबल है पूरी दुनिया में, जिसको कानून की देवी कहते हैं, आप देखिए उसमें, जब मैं छोटा था तो मैंने किसी से पूछा कि ये क्यों, इसकी आंखें क्यों बंद की हुई हैं, वो मुझे अब इस एज में आगे पता चला कि उसका मतलब है उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा कि सामने मुसलमान है, सामने काफिर है, सामने मतलब सिंधी है, पंजाबी है, लाहौरी है, ऐसे वो एक रूल के तहत चलते हैं। तो नैब एक हवाले से फेल है। फेल इस तरह कि अगर आप नैब की सारी कारकर्दगी देखें तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि सामने कौन है, उसके हिसाब से लॉ चलाइए आप। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब, हम अभी नैब तरामीम पे भी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि इससे मुतासर ऑलमोस्ट तमाम ही पॉलिटिशियंस हुए हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि आज की जो समात थी वो इतनी सेटिस्फाइंग नहीं रही है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हमने देखा था कि इससे पहले भी ये भी कहा जाता रहा कि नैब को बंद कर दिया जाए, इसका खात्मा हम चाहते हैं, बहुत से पॉलिटिशियंस की ये डिमांड रही है। फिर उसके बाद एक नया हमने रूल देखा था कि कहा गया था कि जी आप तब तक नाम जो है वो टीवी पे ऑनर नहीं करेंगे जब तक कि वो जुर्म साबित नहीं हो जाता। कुछ इस तरह की तरामीम भी मुतारिफ़ करवाई गई थी। ये तरामीम ही चलती रहेंगी या नैब का खात्मा हो जाएगा? कुछ पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि इसका खात्मा होना चाहिए और कुछ के रेफरेंस अभी ताहिर मलिक साहब ने भी दे दी कि जरदारी साहब भी ये बात कर चुके हैं, खान अब्बासी साहब भी ये बात कह चुके हैं। देखें, बात यह है कि हम अयूब खान और मुशर्रफ साहब का तो कहते हैं ना कि इन्होंने किया नैब के हवाले से, लेकिन असल चीज़ ये कि जिस बुरी तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इसका इस्तेमाल किया ना, सैफ बरादरान तो उस दौर में एक खौफ की अलामत थे। मुशर्रफ के बाद होना तो ये चाहिए था कि मुशर्रफ के नैब को नवाज शरीफ साहब ख़त्म कर देते। हालांकि मुशर्रफ से पहले भी नवाज शरीफ साहब एहतसाब ब्यूरो के नाम पे यही काम कर रहे थे। फिर सैफ बरादरान आ गए और उन्होंने जिस तरह मियाँ मतलब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो फिर इन लोगों ने किया, जिस तरह 10 साल वो जेल भुगतते रहे और जितनी तकलीफ़ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने छोटे बच्चों को लेके फिरती रहीं, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि सैफ बरादरान में से जो एक सैफ वो थे, वो जरदारी साहब के पैरों में गिर गए और गिर के रो के माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे तो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये केस बनाओ, और वो सारा कुछ हुआ। तो ये जो नफ़रत की सियासत है और ये चल रही है, ये मैं हर बात पे जब जाता हूँ ना इस तरफ कि मियाँ साहब ने पाकिस्तानी सियासत के साथ को अच्छा सलूक नहीं किया, तो उसकी मैं सॉलिड रीजंस के साथ आता हूँ। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में आप कोई एक केस बता दें जो इस तरह का गैर इंसानी उसमें बनाया गया हो, पीपल्स पार्टी तो नहीं करती। इमरान खान के दौर के केसेस भी वही हैं जो पहले के बने हुए थे, वो कंटिन्यू चलते रहे। अच्छा, अब जो सवाल आपने पूछा है, मैं तो नहीं ये कह रहा कि आज सेटिस्फाइंग नहीं थी मतलब समात, लेकिन ये कि जाहिर है समात शुरू हुई है, उसमें बड़े दिलचस्प सवाल भी हुए हैं। अतर मिनल्ला साहब ने जो
प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि ये जो आप कवानीन है ये सारा इसका इतलाक सिर्फ सियासतदानों पे ही क्यों होता है, बाकियों पे क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो वो तो पंडोरा बॉक्स खोलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब, जब आपके पास सारे अदालतें मौजूद हैं, रिश्वत सतानी के हवाले से कवानीन मौजूद हैं, तो उसके बाद अगर आप नैब बनाते हैं तो वो कुछ समझ आता है कि ये इंटेंशन कुछ और है, इसका मकसद कुछ और है। अदरवाइज तो आपके पास तमाम कवानीन पहले से मौजूद है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उस पर अमल किया जा सके, और तो कुछ नहीं है। लेकिन जो मलिक साहब ने बात की कि कानून अंधा होता है, उसके पट्टी बंदी होती है, मैं मलिक साहब की बात नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इट कि हमारा पाकिस्तान का कानून देख रहा होता अंधा नहीं, वो काना है, अंधा नहीं है, काना है। वो अब ताकतवर का काना है। कानून सिर्फ हमें देखता है, ठीक है। ताकतवर का वो काना है, वो उसको नहीं देख सकता। तो जब तक आप इंसाफ की देवी को काना रखेंगे अपना, तो वो इसी तरह के फैसले करेगी। अदरवाइज तो अदालतों में सारी चीज़ें मौजूद है पहले से भी, कि आप उन अदालतों को। एक जुमला और लूँगा कि इससे ज़्यादा और भयानक लतीफ़ा क्या होगा कि सिंध का जो एंटी करप्शन चेयरमैन थे, वो जब उनको हटाया गया तो उन्होंने बड़ा वावेला किया, और उनका कहना था कि मेरे पास एक बंदा आया और उसने आके मुझे एक लिफाफे में पैसे दिए कि ये पकड़े और ये वाला काम करा दे। तो मैंने उसे कहा जा मैं एहोजा नहीं गा। लेकिन उनसे सवाल ये कि तुमने उस पे पर्चे क्यों नहीं किया भाई, अगर वो लेके आया था पैसे। सही बात है। तो और आपको अब याद आ रहा है सारी चीजें। तो ये एंटी करप्शन का निजाम जब खुद करप्शन का शिकार हो जाएगा तो फिर इस तरह की अदालतें सामने आ जाएंगी। अच्छा, एक मासूमाना सवाल समझे या मासूमाना ख्वाहिश समझे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी राना साहब, ये जो दायरा कार है नैब का, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के गिर्द ही क्यों घूमता है? क्योंकि इस मुल्क में और भी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जिनकी बड़ी बड़ी जगहों पर नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ना वो मीडिया पे आते हैं, ना वो अखबारात पे आ सकते हैं, लेकिन वो खबर में ज़रूर रहते हैं, कहीं ना कहीं पता चल जाता है, कोई वाक़या ऐसा रोनुमा हो जाता है, कोई बिजनेस ऐसा निकल आता है, बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इससे मलिक से पूछे, इससे पूछे ना ये दुबई लीग्स पे क्यों नहीं वो नहीं, इसके तो एक साइंटिफिक रीज़न है ना जो आपने सवाल की, क्योंकि नैब का जो कानून है ना, वो अगर आपकी कोई रियासती पोजीशन रही है, नहीं लॉ को समझे ना, कि आपने अगर हुकूमती किसी रियासी पोजीशन को अब्यूज़ किया, करप्शन एक जनरली करप्शन है, करप्शन एक एसपी करे वो भी करप्शन है, मैं करूँ करप्शन है। ये करप्शन के लिए नहीं था, ये अगर आपने किसी जगह पे हुकूमत या रियासत का कोई ओहदा मिला आपको, फिर आपने जो गलत काम किया, नैब उसके लिए। इसीलिए वो जो आपके सवाल का जवाब उधर जा रहा है कि ये हर एक पे नहीं आएगा। अच्छा, हर एक पे नहीं आता। हाँ, ये उसकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो अलग बात है कि मतलब जो आप बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ, मुझे अभी तक एक वो अपना एक चीज़ जो छुपी हुई थी मेरे जहन में आ गई। नैब के जो चेयरमैन थे हमारे जस्टिस जुवेद इकबाल, मतलब इल्ज़ाम है, सच है, आज तक वो भी, वो पंजाबी में कहते हैं, वो भी चीज़ें क्लियर ही नहीं हुई, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मतलब वो वीडियो भी लीक हो गई, वो सर से पाँव तक वाली, वो खतून भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसका मियाँ भी रहा। तो हमारे यहाँ क्रेडिबिलिटी का हमेशा फुकदार रहेगा। अब जब नैब का जो चेयरमैन है, जो जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी पे इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाए, जो मैं कल भी आपसे बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई कंसर्न नहीं है। दुनिया में इल्ज़ाम लगे या ना लगे, मतलब मैं याद है 80s में अमेरिका का एक बहुत कैंपेन मुझे याद है, क्योंकि वो होता है ना, एक हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि जी वेस्ट सोसाइटी बड़ी लिबरल है, बड़ी आज़ाद है, उनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप शादीशुदा हैं कि शादीशुदा नहीं है। तो एक छोटी सी तस्वीर आ गई, 80s की मैं बात कर रहा हूँ, कि एक जो उम्मीदवार थे, मुझे उनका नाम भूल गया, कि वो स्विमिंग के साथ ना, वो किसी कश्ती में बैठा थे, खतून उसके साथ जो बैठी है ना, वो स्विमिंग के वो ड्रेस में है और उसकी बीवी नहीं है। तो जनाब ऐसा शोर पड़ा, सिर्फ उसी पे वो उसको कैंडिडेट, उसको उम्मीदवार छोड़ना पड़ा। उसने कहा अगर आप अपनी बीवी से लॉयल नहीं है तो हम किस तरह तुम्हें 35 करोड़ का सदर बना दें, तुम हमसे किस तरह लॉयल होगे। तो हमारे तो चेयरमैन पे इतना बड़ा केस आ गया कि खतून की आवाज़ आ गई, वो कह रही है कि आई वाज, मुझे एक ब्लैकमेल किया गया। तो हमने तो नैब ने मुझे क्या इंसाफ देना, पहले मुझे इसका जवाब दे दें। बल्कि वो मलिक साहब, आज का वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही कुछ हो रहा है ना, कि खातून सामने आई, उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि जी इन्होंने तो ये काम किया, वो काम किया। तो ये तो हमारे मुल्क में तो वो चीज़ है ही नहीं है। अच्छा राना साहब, आज एक जज चले गए, डेपुटेशन टाइम पीरियड उनका कंप्लीट हो गया हुआ है। अब ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, 190 मिलियन पाउंड केस है, और अभी तक हमने देखा कि कुछ वीडियोस भी आई, कुछ बयानात भी आए, और एक शख्स ने कहा कि जो मर्जी कर ले, मैं खिलाफ नहीं जा सकता। नए जज जो आ रहे हैं वो भी एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद ये प्रोसीडिंग मुतासर नहीं हो जाएगी कि पहले ने समाअत कहाँ तक मुकम्मल की, वो तमाम केस की तमाम तर चीज़ों से वाकिफ़ थे, फिर दूसरे, फिर अब तीसरे टाइम पीरियड की तरफ बढ़ रहे हैं।
एक्चुअली तो एक जो सुल्तानी गवाह है ना, उसकी तश्कील में थोड़ा सा टाइम लग रहा है जी। तो वो इतलात ये कि सुल्तानी गवाह एक तैयार हो गए। अच्छा। हाँ, और हो सकता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो 190 मिलियन पाउंड का बता दें कि इमरान खान ही सबसे बड़ा करप्ट और चोर है और ये उसने ही किया है सारा। क्योंकि अब तक का जो केस की समात है ना, उसमें तो इमरान खान पे एक तीले का बेईमानी साबित नहीं हो रही जी। वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जमा है, ज़मीन हुकूमत के पास है, यूनिवर्सिटी का निज़ाम ट्रस्ट चलाता है जिसके फाइनेंशियल बेनिफिशरी ना इमरान खान है ना उनकी बेगम है जी। तो इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि जी इमरान खान के ऊपर ये भी वो नहीं होगा। लेकिन अब हो क्या रहा है, इद्दत वाले केस में जिस तरह जब ये क्लियर हो गया कि इमरान खान की पकड़ाई नहीं हो सकेगी तो वो अचानक वो बंदा खड़ा हुआ और उसने कहा, तो जज साहब ने कहा कि अच्छा फैसला तो महफूज है लेकिन इसे इंतहाई महफूज करते हुए मैं अपने पास रखता हूँ और इसकी समात फिर से जीरो से शुरू करते हैं। और तुम्हें तकरीर करने का मौका भी देता ठीक है ना, और 1 घंटा आप खूब टिका के गालियां दें, निकाल गंदी गंदी बातें करें और जज साहब सुनेंगे क्योंकि उनकी ड्यूटी है सुनना। ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं और मलक उधर वहाँ चाँ भी कर दें तो हम पे तो इन्हें अदालत लग जाएगी। लेकिन एक शख्स में तो चाँ करें, आप देखें आपके वैसे एक शख्स वहाँ खड़े होके जो मर्जी मुगलजात बोले, जज साहब वो सुनने के पाबंद थे क्योंकि उस टाइम स्क्रिप्ट का हिस्सा ये था कि आपने सुनना भी है ताकि वो टिका के जरा वो बिस्त कर सके। ठीक है। अच्छा, अब इस 190 पाउंड का भी हाल यही है कि इसमें कुछ नहीं निकल रहा, तीला भी इमरान पे साबित नहीं हो रहा, लिहाजा अब एक सुल्तानी गवाह जो है मलक रियाज साहब ने तो इनकार कर दिया। पाकिस्तान में है नहीं। और बहुत सारे ऐसी कौन सी बात है पाकिस्तान की अदालतों में आप मेरे साथ चलें, मैं रोज़ दिखाता हूँ कि जो हल्फ उठा के झूठी गवाहियाँ दे रहे होते हैं लोग, पैसे लेके गवाहियाँ दे रहे होते हैं। तो इस केस में भी आपको चंद दिनों में ये नज़र आ जाएगा। तब तक जज साहब की वजह से केस लटका रहेगा, जैसे ये मामला तय होंगे नया जज आएगा, काम पड़ जाएगा। मलिक साहब, ये सुल्तानी गवाह हो या ऑडियो लीक्स हों, वीडियो लीक्स हों, हमारी सियासत का कुछ तरीकाकार भी मुख्तलिफ हो गया ना। हर दूसरे दिन किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी की ऑडियो आ जाती है। जनाब, ये 190 मिलियन पाउंड केस जो है, दो तो इसमें मरकज़ी लोग सामने हैं ना, जुल्फ़ी बुखारी और मलिक रियाज। जुल्फ़ी बुखारी पाकिस्तान में तो है नहीं है, और मलिक रियाज के हवाले से भी जो अपडेट्स हमने देखी हैं, जो सुनी है, वो ये है कि उन्होंने कहा मैं तो किसी किस्म का कोई बयान नहीं दे सकता। तो ये सुल्तानी गवाह कौन हो सकता है जनाब? अच्छा नहीं, इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डिफरेंट है। जो मैंने एक्सपर्ट से बात की वो कहते हैं जब नैब इन्वेस्टिगेट करता है ना, वो टाइम होता है आप सुल्तानी गवाह बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज़ बीइंग डन, बाद में नहीं आप कर सकते। नैब का तरीकाकार ये है, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें आपको वो पीरियड इज़ ओवर, वो केस अब अदालत में आ गया है। अब ये सुल्तानी गवाह का केस नहीं है। अगर ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो इमेज के लिए होगी कि खान का इमेज को हिट करेगा, को बंदा कह देगा। अब उसमें केस जो है थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लें ना मेरा हक तो नहीं है, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं, मगर मैं जो इस केस को समझा उसमें केस है क्या। केस ये 100 मिलियन पाउंड है, अच्छे पर जिस तरह मर्जी हम उस किस्से पे नहीं जाते। इंग्लैंड ने कहा जनाब ये किसी गड़बड़ से पाकिस्तानी पैसा है हमारे आगे, हम पाकिस्तान की रियासत को वापस करते हैं। रियासत का हेड कर रहा था उस वक्त इमरान, ही वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, उसको पैसे मिल गए। मैं जो आसान जुबान में बता, अब वो पैसे जो हैं वो बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान के हैं, बेसिकली पाकिस्तान के अवाम के हैं। वो पैसा आप किस तरह दे सकते हो अदालतों को, क्योंकि अदालत में तो आपको सज़ा मिली है कि आपने सिंध में या एक गलत ज़मीन पे ऑक्यूपाई किया, आप 450 अरब जुर्माना दें। उसने कहा कि नहीं ठीक है, वो पैसा आप अदालत को दे दें, मेरा जुर्माना दे दें। मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। खान का ये काम नहीं है कि आपने गलत, चले मैं आपको क्योंकि कहूँ, मैं अपने पे डाल लेता हूँ। मैंने गलत काम किया, मतलब मैंने किसी को मोटरसाइकिल मार दी है, तो मुझे अदालत ने कहा जी कि आपने 500 रुपये का जुर्माना देना, आपने कानून तोड़ा है। तो वो राने से मेरा कोई चक्कर चल रहा हो, आपने मैंने इसको 500 देने, तो मैं कहा यार वो मेरे 500 जो है ना वो जुर्माने के दो। नो, जुर्माना इज समथिंग एल्स। वो जो आपका खाक जहाँ पे फंदा आ रहा है खां पे, वो ये आ रहा है कि भाई ये पैसे आपका काम नहीं था कि आप अदालत को दें। वो तो उसका वो जाने तो अदालत जाने,
कि उसने एक ज़मीन पे नाजायज़ या जायज़ कब्ज़ा किया है, वो उसके पैसे दे, वो तो पैसे नहीं दे रहा, आपने ये पैसे लोगों पे नहीं लगाए। दूसरा जो ज़मीन है वहाँ पे केस ये है कि आपको किस तरह ये इतना बड़ा इनाम आपको उसने दे दिया कि चले आपने मदरसा बनाया, काम आपने गलत नहीं किया, ये भी सच है कि वो खान उसको यूज़ नहीं कर रहा, मगर सवाल यहाँ पैदा होता है इतनी बड़ी ज़मीन को जो दे देता है, जो लॉजिकल सवाल बन रहा है, किस खुशी में उसने मलक रियाज नहीं है जिसने भी आपको, आप मुझे कहें जी कि मैं आपको ज़मीन दे रहा हूँ, मैं बड़े अच्छे काम वहाँ पे करूँ, मगर कहीं ना कहीं जब आप वज़ीर आज़म होते हैं तो ये साथ ये खुशबू आती है, या आप ये कह लें स्मेल आती है कि आपने कोई फ़ायदा तो नहीं उनसे लिया। इसीलिए ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हैं। राना साहब, अगर हम पैटर्न को देखें तो पैटर्न बड़ा जो नज़र आता रहा, जिसमें इद्दत केस भी रहा, फिर उसमें साइफर केस भी रहा, फिर उसमें 190 मिलियन पाउंड केस भी आ गया, कुछ इसे पैटर्न सेट किए गए, फिर एक करैक्टर फ़राह गोगी भी सामने आई, फिर वो चली गई, और फिर आज जो नून लीग कभी इंतखाबात से पहले फ़राह गोगी पे वावेला डाला करती थी, आज वो नून लीग खामोश है, फ़राह गोगी का नाम भी नहीं वो लोग ले रहे। ये जो पैटर्न सेट हुआ है केसेस का, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से अदालत ने इन केसेस को डील किया है, साइफर केस भी हमारे सामने आ चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस, क्या कोई सुल्तानी गवाह जो है वो इस केस में आकर सामने, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तो हमें नज़र आता है ना कि अदालतों में कहाँ कहाँ किस किस तरह से गवाह मिल जाते हैं, खान साहब के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकता है? देखिए, मैं ना मलक की जो बात है ये मलक कर रहा होगा कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात, ठीक है ना। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये कैसा मुल्क है जिसमें पाकिस्तान से पैसे बाहर ले जाने वाले तो सरकारी ओहदेदार हो जाते हैं, ठीक है, और बाहर से पाकिस्तान पैसे लाने वाला मुजरिम हो जाता है। अगर 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान आके इस्तेमाल हो तो वो बंदा जो है वो बदयानत, और उसने पैसे खुर्द बुर्द किए, और पाकिस्तान से पैसे जो हैं वो क्या नाम है, दुबई लीक्स में नज़र आ जाएं, लंदन लीक्स में नज़र आ जाएं, पनामा लीक्स में नज़र आ जाएं, वो वज़ीर आज़म और वो मुल्क के अहम ओहदेदार हो जाएंगे। कैसा मुल्क है। फिर दूसरी बात यह कि अगर आपने इमरान पे केस ही बनाना था तो इस बात का बनाते कि उसने अपने ओहदे के मुताबिक सही फैसला नहीं किया जी। इसमें खुद बुर्द बदयानती तो कहीं नहीं है। पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास, पकड़ लें जजों को जाके, ठीक है। अल कादरिया ट्रस्ट ज़मीन के ऊपर जाके तहकीकात कर लें ज़मीन पे है या नहीं है। और उस अल कादरिया ट्रस्ट के अंदर पढ़ाया क्या जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से, यानी बहुत बड़ा गुनाह है ये कि आपने इस तरफ पैसे लगा रहे हैं आप कि लोग, नौजवान नस्ल जो है वो हयात तैयबा पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए मुश्किलात हो ना हो, लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये सारे केसेस जो हैं, ये चाहे 45 साल बाद अदलिया कहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत की तरह के हमने गलत फैसले किए, ये कब मानेंगे? अभी नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों बाद मानेंगे ज़रूर, क्योंकि जो तारीख़ है ये बड़ी बेरहम होती है। ये शायद उस वक्त तक चुप रहती है जब तक आपके हाथ में ताकत होती है, लेकिन ये सच बोल के रहती है, सच सामने ला के रहती है, और ये आपको समझ आ जाएगी। तो क्या हम इस वक्त अफसोस की शर्मिंदगी टाइम पीरियड के बाद इंतजार करेंगे ये साबित करने के लिए, आप कहेंगे कि हाँ जी उस वक्त ये केस ठीक नहीं था? वो बच्चे ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने शर्त लगाई है कहाँ चिट्टा होता है। तो माँ ने कहा पुत्र तू हर जाएगा कहाँ काला होता है, कहता मैं हरांगा तो जो तो मनांगा, मैंने मानना ही नहीं है, ठीक है ना, जो मर्जी हो जाए, मैंने फैक्ट मानना ही नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक हम फैक्ट्स ना मानने की वजह से, हकीकतें ना तस्लीम करने की वजह से, वोट की हकीकत तस्लीम ना करने की वजह से, आवाम की हकीकत तस्लीम ना करने की वजह से, लीडरशिप की हकीकत तस्लीम ना करने की वजह से यहाँ तक पहुँचे। एग्जैक्टली। और तरामीम जो है जिनके हवाले से बात की जा रही है, आइंदा इस केस में क्या रुख सामने आएगा, और इसके साथ साथ ये भी देखना कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो नए जज आएंगे वो इस केस की प्रोसीडिंग को आगे कैसे लेकर चलेंगे। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले प्लान के हवाले से। असद कैसर साहब का ये कहना है कि बड़ी ईद के बाद हम हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, लेकिन पुरअमन तहरीक होगी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब और दीगर सियासी जमातें जो हैं वो हमारा साथ देंगी।
दूसरी तरफ पर शेख रशीद साहब ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि जी बड़ी ईद आने वाली है, फ़ौज जो है अपना दिल बड़ा कर दे, लोगों को माफ़ कर दे। और वैसे भी माफ़ी के हवाले से हमारे दीन में तो जा बजा ये कहा गया है कि जो माफ़ कर देने वाला होता है उसका ज़र्फ़ भी बहुत बड़ा होता है और उसको इसका अजर भी बहुत मिलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए, एक तरफ पे माफ़ी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ पे तहरीक चलानी है, ग्रैंड अलायंस भी हो सकता है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, क्योंकि फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं माना जाएगा। ये फॉर्म 45 के ऊपर जो आई बनी हुकूमत है, जो इसके बाद जो फॉर्म 47 लेकर आए हैं, हम इनको तस्लीम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो है और फैसल करीम कुंडी, उनकी लड़ाई बढ़ती ही चली जा रही है। आज शर्जील मेमन ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब को तो गुंडा होना चाहिए था, उन्हें गलती से वज़ीर आला बना दिया गया है। अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो हमें आईनी तौर के ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन भी लेना पड़ सकता है। राना साहब, सिचुएशन जो है, बड़ी ईद है और शेख रशीद साहब भी काफ़ी अरसे बाद बोले हैं, हालांकि ये बड़ी सियासी तौर पे बड़ी पेशगोइयाँ भी किया करते थे। आज वो कह रहे हैं कि जी दिल बड़ा कर दें, आम माफ़ी का ऐलान कर दें और बड़ी ईद के मौके पे माफ़ कर देना चाहिए। जहाँ पे कुर्बानी करता है बंदा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी और भी हो जानी चाहिए, ना कि कुर्बानी भी कर देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं, माफ़ी मिल जाएगी? और जो तहरीक चलाने की बात की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद, देखिए उन्होंने जिस रेफरेंस में बात की है ना, उन्होंने आलिया हमज़ा और सनम जावेद जी के रेफरेंस में बात की है कि उनको कभी एक जेल में ले जाते हैं, कभी दूसरी जेल में ले जाते हैं, फिर कभी तीसरी में, और फिर उनको जिस तरह लेके जा रहे होते हैं, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई भारतीय दहशतगर्द हैं। जितनी पुलिस की नफरी उनके इर्द गिर्द और जो सारा कुछ होता है, तो मैं भी ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि रियासत को भी माँ की तरह कुछ चीज़ों को माफ़ कर देना चाहिए। और अगर माँ सौतेली हो तो मैं नहीं समझता कि सौतेली माँ हम माँ बदल नहीं सकते, हमारी माँ एक ही है, ठीक है ना। तो रियासत को इसमें थोड़ा सा नरमी करनी चाहिए। ठीक है, ये जिससे लड़ाई है और जिसके साथ मामला चल रहा है उसको आप बिल्कुल अपने खींच के रखें, आपकी लड़ाई है। लेकिन ये जैसे सनम जावेद हैं, आलिया हमज़ा हैं, इनके बच्चे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। डॉक्टर साहब को नहीं वो उनके बाद उनको भी किया गया। वो जो दूसरे लीडर हैं, मैं नाम बताता हूँ, तो महमूद रशीद, वो एज की वजह से ना बंदे की याददाश्त नाम सबसे पहले भूलता है। यास्मीन राशिद की भी तीसरी अपीयरेंस थी, तीनों दफ़ा उनको नहीं दिया तो गया। ये मेरा ख्याल है कि इस पे थोड़ा सा रियासत को नरमी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरी राय है, मेरा यकीन है कि माफ़ी देने से रियासत और अवाम में मोहब्बत और बढ़ेगी। अवाम का ये यकीन बढ़ेगा कि रियासत माँ की तरह ही सोचती है, तो ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको बताऊं कि जो हमारी हुकूमतें हैं, ये जो एक खला में खड़ी हुई हुकूमतें हैं और जो जिनके पाँव ज़मीन पे नहीं है, मेरे साथ लतीफ़ा सुने कि जो PTI का कन्वेंशन है इतवार को, तो उसके लिए इन्होंने मोची दरवाज़े में की दरख्वास्त दी। अब मोची दरवाज़ा, अब मलिक से अभी सवाल कीजिएगा कि इसका सियासी बैकग्राउंडर बताएं कि पाकिस्तान के सारे बड़े जलसे, सारी बड़ी सियासी एक्टिविटीज़, सारे बड़े लीडरों की नकाब कुशाई यहाँ से हुई। तो चौधरी असगर गुजर साहब हैं, जो मैं डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सदर हैं, उनकी दरख्वास्त पे जो पुलिस ने नोट लिख के भेजा है वो ये कि यहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो ख़तरा यह कि उन इमारतों से दहशतगर्दी होगी। यानी मुझे लगा कि पहली दफ़ा उग गया है, यानी वो पहले से नहीं मौजूद। जहाँ पे भुट्टो साहब से लेके नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, सब ने जलसे किए और वो फ़ख्र समझा जाता था मोची दरवाजे के अंदर जलसा होना। मैं खुद, मुझे याद है, ये मलिक भी गया होगा, मैंने मोची दरवाजे के जलसे देखे, ठीक है। वो समझा जाता था कि ये लाहौर में जलसा, मोची दरवाजे का जलसे का मतलब पूरे पाकिस्तान का जलसा, जिसे आज पुलिस कह रही है कि वहाँ दहशतगर्दी हो सकती है क्योंकि ऊंची ऊंची इमारतें। और चौधरी असगर पुलिस को मतलूब एक मफरूर मुलजिम है। तो अंदाज़ा करें लैंग्वेज का आप, कि आप अपनी सियासी क़यादत के लिए किस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप किसी से क्या गिला कर सकते हैं, किसी और से क्या गिला करेंगे जब आप खुद ही एक दूसरे को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। ताहिर साहब, जिस जलसे के हवाले से ये बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हुकूमती तर्जुमान का एक मौक़िफ़ सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी देखें, वो जो एक्स के अकाउंट के ऊपर जो एक वीडियो लगाई है ना बानी तहरीक इंसाफ ने, तो हमें डर है कि वो जलसे में वो वीडियो चला सकते हैं।
जबकि वो वीडियो हर किसी ने देख ली हुई है। तो ये जलसा भी ना करने देना और इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस को सामने रखना, और फिर माफ़ी की भी बात की जा रही है। शेख रशीद साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, अच्छा मैसेज है, ये बुरा मैसेज है, मेरा ख्याल है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, वो बार बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हो जाएगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो रियासती इदारे हैं वो कहीं, मुझे तो उनमें कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं है, क्लैरिटी है। वो पहले दिन से जो कह रहे हैं कि भाई माफ़ी नहीं है, वो उसी पे कायम है। मैं कुछ और बात इसमें करना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये मैं पीटीआई के हवाले से एक बात करना चाह रहा हूँ। मैं समझता हूँ उनकी मकबूलियत है, ये मेरी ज़ाती राय है, पॉपुलर जमात है, अच्छी खासी पॉपुलर है, बल्कि कहीं कहीं तो नंबर 1 है, मगर दे आर नॉट ऑर्गेनाइज। मुझे लगा कि कोई ना कोई फ्लॉ है पोलिटिकली। अगर आप देखें ना 2-2.5 साल के हाँ की कंसिस्टेंसी देखें तो ये पाकिस्तान की रिसेंट तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है कोई बंदा 90 से ज़्यादा जलसे कर गया हो। 90 जलसे हैं इमरान खान के, याद आ गए ना आपको, आप तो जर्नलिस्ट हैं। फिर इसमें 2 लॉन्ग मार्च हैं। मैं इसमें सवाल ये होता है कि हुआ क्या है, ये मैं अपना एक एनालिसिस देता हूँ। मैं समझता हूँ खान मिसरीड कर गया, खान को ये लगा, और खान को 2-4 ऐसे उसके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा खान जी वो तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहाँ आपको कोई कंट्रोल करेगा, एक ट्वीट होगी लाख बंदा बाहर आ जाएगा, आधी ट्वीट होगी 50,000 बंदा वहाँ खड़ा होगा, आपको हाथों को लगाया पुलिस। देखते हैं ना किस तरह होता है। मगर खान जो ये टोटल मेरी राय है, जो जहाँ पे मुझे लगता है पीटीआई फंस गई है। पीटीआई का ख्याल था कि हम इतने पॉपुलर हैं कि हमारी एक ही ट्वीट से, ये मैंने ये सुना ना, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं कि एक ट्वीट से 10 लाख बंदा बाहर आ जाएगा। और खान के जो जलसे थे बड़े एनर्जेटिक थे, लोग आ गए, मगर कहीं ना कहीं कमी रह गई है पार्टी के अंदर या लीडरशिप में। वो क्या हो सकती है, वो पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की समझ नहीं है। एहतजाज एक डिफरेंट चीज़ है, कैंपेन करना एक डिफरेंट चीज़ है, जलसा करना एक डिफरेंट चीज़ है। तो हुआ ये कि अगर हाँ का आप टाइम देखें कहाँ पे ये इसने दुकान लगाई हुई थी अपने घर में, और रोज़ जनाब बार नान पकौड़े बिक रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, हाँ को हाथ ही कोई नहीं लगा रहा था। आहिस्ता 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 निज़ाम ने हाँ के ग्रिप करना शुरू कर दिया खौफ और राज, उसको पकड़। मुझे लगता है कि ये इसी तरह अब ये बेचारे सांस ले रहे हैं। ये छोटी ईद में भी इन्होंने ये करना था, पहले ये खबर आ गई रमज़ान से पहले करेंगे, फिर नहीं एहतराम रमज़ान आ गया। अब बड़ी ईद के बाद खबर आ जाने कि ज़रा गर्मी निकल जाए, फिर कहना जी बरसात निकल जाए, फिर बारिश निकल जाए। इस तरह नहीं होता। मैं समझता हूँ ये हुकूमत उनको लाइफ सेविंग दे रही है, ज़िंदगी दे रही है, करने दे जलसे। क्या जलसे, 100 जलसे करके कौन सा इनकलाब ले आया बेचारा। 2 उसने अपनी 3 उसने असम्बलियाँ तोड़ी हैं पाकिस्तान की दुनिया का रिकॉर्ड होगा। हाथ नहीं लगा सका पाकिस्तान के आइन को, कानून को। बड़ा मेरी तो नाम नहीं ले सकता, मेरी इस तरह आपने सामने बहस हुई, मैं कहा करके देख लो, तोड़ लो तुम पंजाब असम्बली। वो सवाल ही पता नहीं होता, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसे मुझे अंग्रेजी में समझा रहे थे, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। मैं कहा पुत्र है पाकिस्तान है, करके दिखाओ किधर गई आपकी कोई चीज़। तो अगर आपने, मेरा ख्याल है ये हुकूमत उनको फेस सेविंग दे रही है। मेरी राय में बड़ी नाकस ही राय है। मेरे ख्याल में इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मोची दरोजे आके वो 3-4 तकरीरें कर, उनको बल्कि करने दें, बोले आए आप। मेरा नहीं, मेरा ख्याल है ये कन्फर्मेशन है। और दूसरी तरफ जो कैसर की जो स्टेटमेंट है उसमें मौलाना का क्यों जिक्र कर रहा है? मौलाना का जिक्र इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान में मौलाना फजल रहमान एक वाहिद पोलिटिकल पार्टी है जिसके पास ऑर्गेनाइज 10-15 हज़ार बंदा वो ऑर्गेनाइज कर सकता है, क्योंकि उसकी भी एक रीज़न है। उसके मदरसे हैं, वो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो बसें बैठाएगा, बसों में कहेगा चलो आज आपकी जो क्लास है ना फलां क्लास बस में होगी, ताड़ी भी क्लास बस में होगी। 15 बसें बैठती हैं, 15 बंदे बैठते हैं, फिर उनके पास एक पूरा डंडा बरदार, उनका एक अपना कल्चर है ना, अपनी आर्मी भी है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे वो बेसिकली उस पावर को बेसिकली वो इशारा दे रहे हैं कि जनाब हम जाएंगे, मौलाना भी हमारे साथ होंगे। दैट्स ए साइन ऑफ वीकनेस। राना साहब, आप इसे साइन ऑफ वीकनेस देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर हम एहतजाज करेंगे तो हमारे साथ दीगर सियासी पार्टियां भी होंगी। मौलाना फजल रहमान साहब का नाम भी उन्होंने लिया है। तो ये ईद के बाद, जो छोटी ईद के बाद एहतजाज होना था, अब वो चला गया है बड़ी ईद के बाद। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अच्छा देखें, मलिक साहब का जो ये कहना है कि वो पीटीआई को ये है कि गर्मी है और ये वो, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे तवील धरना पीटीआई ने दिया था जी, जिसमें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बारिशें बर्फबारी से सारा कुछ आया था और वो जमे रहे थे अपनी जगह। तो ये बात तो आप भूल जाएं कि उन्हें प्रोटेस्ट करना नहीं आता या उन्हें गर्मी में नहीं निकलना आता। उन्होंने माजी में भी साबित किया है। असल चीज़ ये है कि जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो सारी ही कंप्रोमाइज्ड है। वो कहीं और रिपोर्ट करती है, सारी तो नहीं, चलें कुछ चेहरे ऐसे हैं, अक्सरियत जो इमरान खान के फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होने देते।
इमरान खान जो कहता है वो इवन के CM KP के बहुत सारे मामलात में इमरान खान के साथ हाथ कर रहे हैं। और मैं ये मुझे अब मैं मुँह से निकल रहा है तो फिर बात पूरी कि वो CM KP के को जो इमरान खान जो मैसेज दे रहे हैं वो कुछ और है और वो जो कर रहे हैं वो कुछ और है। वो तो पहले दिन से वो अपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के साथ फिट थे, बिल्कुल ठीक है ना। और फिर इसके बाद उनको जहाँ मौका मिलता है, अभी रिसेंटली उन्होंने आर्मी चीफ साहब से भी गुफ्तगू की, मुलाकात की कोशिश की, उनके करीब होने की कोशिश की। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी लग रही है वो भी फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हुए हुए। तो इमरान खान इस वक्त अकेला अपनी जंग लड़ रहा है, या अगर उनके साथ एक दो लीडर हैं या उनकी बहन है बस जो उनके साथ है। तो और ये मेरे लिए कोई अचंभे वाली बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि रियासत जो मलक की रियासत है वो इतनी ही ताकतवर होती है कि वो बंदे को बेदस्तों पा कर देती है और बंदे कर को वो किसी उस जोगा नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान की जो अहलिया हमशीरा हैं, बहन जो है, वो फ्रंट पे आके क़यादत करती नज़र आए और उनके साथ PTI की वो लीडरशिप जो समहाउ इस लीडरशिप का हिस्सा नहीं है, जैसे फवाद चौधरी हैं और इस तरह के जो लोग हैं वो नज़र आए हैं आपको। क्योंकि इस टाइम PTI में भी एक लड़ाई तो चल रही है और वो लड़ाई ये है कि जो मौजूदा क़यादत है, आई एम सॉरी लफ्ज़ ज़्यादा बात बढ़ रही है, वो भी अपने पार्टी के इंफॉर्मेशन उससे मुतमईन नहीं है। यही वजह है कि PTI की सोशल मीडिया को भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने का फैसला हुआ है और उसमें इमरान खान साहब को भी ब्रीफिंग दी जाएगी कि जनाब ये जो हमारे से छक्के लग जाते हैं फिर हमारे गले पड़ते हैं, इसको किसी तरह काबू किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि फवाद चौधरी को कोई एक अहम जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि अब लॉयल्टी का सवाल जो है वो अब अगर पीछे चला जाए तो PTI को ज़रूरत है फवाद चौधरी जैसे एक बंदे की जो इन सारे मामलात को लेके चल सके। मलिक साहब, अब जैसे गंडापुर साहब के करैक्टर के हवाले से बात की जा रही है, इंटरेस्टिंग करैक्टर है ना कि जब मोहसिन नकवी साहब साथ बैठे होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि एक सहाफ़ी सवाल पूछ लेता है, कोई हम जैसा ही होगा ना, जिसने कहा होगा कि जी आपने तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो बात ही नहीं की। उनका नहीं वो बात अपनी जगह पे, अभी तो फिलहाल सूबे की बात की जा रही, तो हम पहले वो बात करेंगे। ये जो दो लोगों की लड़ाई चल रही है, एक तरफ पर CM है, एक तरफ पर गवर्नर है। गवर्नर कह रहा है मैं तुम्हें निकाल दूंगा, CM कह रहा है तुम अंदर तो आके दिखाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और फिर अब सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि वो लफ्जी गोल बातें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, जिस पर आज शर्जील मेमन साहब ने भी रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा कि आप एक सूबे के CM हैं, आप CM के तौर पर प्रिटेंड करें, आप क्यों गुंडागर्दी की तरफ जा रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, जब परफॉर्मेंस ही ना वो कहते हैं ना कि चांद चढ़ते तो सब नज़र आ जाता है। अब चांद जब आसमान पे आता है तो आप डंडोरा डालते हैं जी आओ चांद को देखें। भाई आप एजुकेशन पे रिजल्ट दो, आप हेल्थ पे रिजल्ट दो, आप पुलिस की रिफॉर्मेशन करो। तो ये जो कन्फ्रंटेशन होती है ना, ये बहुत अला साइंस है, ये दोनों को सूट करती है। इसी तरह गवर्नर भी जिंदा है सियासत में, वो भी जिंदा है, क्योंकि सारा फोकस उधर ही है। मतलब मैं कल भी जो मैं आपको बात कर रहा था, ये पाकिस्तान की सियासत हो, रियासत हो, अदलिया हो, तौहीन अदलिया हो, पार्लियामान हो, कभी आपने अवाम की बात सुनी है? अब आपने इलेक्शन किसके लिए कराए थे? अवाम के लिए, KPK की बेहतरी के लिए। और वहाँ तो लड़ाई ये होनी चाहिए थी कि हमारा ये तीसरा टेन्योर है, 15वां साल हमें लगने वाला है, 15 साल में हमने जवाब दे के जाना, 15 साल में हमने हेल्थ पंजाब से बेहतर किया। हमारा मुकाबला सिंध से बनता था। शर्जील मेमन साहब का मज़ा तब है ना, वो कहे कि जनाब ज़रा मुझे बताओ ना तुम तलीम पे कितने लगा रहे हो, हम सिंध में ये लगा रहे हो, मुझे बताओ तुम्हारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसी है, मेरी सिंध में बेहतर है। अल्लाह ना करे कि हमारा पॉलिटिशियन अवाम की लड़ाई लड़े। तो ये बड़ी सूट करती है। कमिंग बैक टू राना's पॉइंट के जनाब वो धन्ना वही तो मैं समझता हूँ PTI की जो प्रॉब्लम बनी है वही धन्ना बना है। धन्ना इसलिए बना है कि वो धन्ना वाज फैसिलिटेटेड। अगर वो पार्टी के अंदर से 126 दिन होते ना तो शायद इमरान की पार्टी डिफरेंट बिहेव करती। उसके लिए अब मेरे पास तो सबूत तो है नहीं, मगर जो पाकिस्तानी सिस्टम है उस पर बिल्कुल सामने ये बात आ गई कि लंदन में इमरान खान, चौधरी शुजात, परवेज़ इलाई और एक बहुत बड़ा अहदेदार जो अब रिटायर हो गया, इसीलिए अब उसका नाम लेते हैं, पहले हमने नाम ही नहीं लेना था। और जनाब
एक बंदे की उसको ज़रूरत थी जिस निज़ाम को कि बहुत अच्छी जो तकरीर करे, और उस बंदे की मैं हैरान हूँ, 13 बंदे उसके मर गए, मगर वो जाते जाते क्या कहे जी मैं बीमार हूँ, मैंने इलाज कनाडा में जाके करवाना है। अब कभी जिक्र ही नहीं किया उसने अपने उन लोगों का। मतलब वो इंसान थे यार, पाकिस्तानी थे। आप जरा गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। उस वाकये में मैं वहाँ पे मौजूद थी, लाइव अपनी आंखों से आपने किया ना, तो वो धरने के पीछे वो फिर तकरीरें याद करें, एम्पायर उंगली उठाएगा। अब फिर वो सारी बहसें आ गई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, लंदन में मुलाकातें शुरू हो गई हैं, और ताहिर कादरी को एकदम वहाँ पे बैठे बैठे ख्याल आया ओह रियासत बचानी है। मतलब छोटी मोटी तो बात आपने करनी नहीं ना, वो आप इस्लाम भी लेने आ गए, और अब उनको समझ आया कि इस्लाम अगर बचना तो सिर्फ कनाडा में बचना। तो वो धरने के पीछे जो एनर्जी थी ना, वो भी मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट वाज नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज फैसिलिटेशन। ठीक है, इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं और फिर कुछ बात करेंगे बानिया तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, कि उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा, उन्हें इस वक्त जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया है। ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। मैं आसिन अब कुछ बात करेंगे खान साहब के हवाले से, जिसमें बताया जा रहा है कि बानिया तहरीक इंसाफ जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है और उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। आज उसी के जवाब में हुकूमत ने एक फहरिस्त भी शाया कर दी कि जी कितने लोग उन्हें मिल चुके हुए हैं, और साथ ही साथ उनकी सेल की तस्वीर को भी शाया किया गया है। राना साहब से पूछना चाहूँगी कि इन वो तस्वीर को किस तरह से देखते हैं, लेकिन उससे पहले राना साहब, जैसे हम ब्रेक जाने से पहले बात कर रहे थे कि जी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन दो इंटरेस्टिंग शख्सियात जिसमें आपने सीएम खैबर पख्तूनख्वा को जो मेंशन किया है, ये जनाब लड़ाई भी लड़ रहे हैं, फिर इन्हें बजट भी चाहिए है, और सबसे पहले केपीके ने अपना बजट भी पेश कर दिया है वफाक के बजट से पहले। तो आप इस लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? अच्छा देखिए, कल बिलावल भुट्टो साहब की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा जी, और पहली दफ़ा मुझे पाकिस्तान में बेशुमार दफ़ा पहले भी हुआ होगा, लेकिन इस सारे इन्वायरमेंट में कोई पॉजिटिव चीज़ मैंने कल सुनी। जी, उन्होंने मलिक साहब जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि ये छोड़ दें इमरान खान अपनी कारकर्दगी के ऊपर फोकस करें। यस, अवाम ने हमें कारकर्दगी के लिए वोट दिया है, हमें इसलिए नहीं दिया कि हम हर वक्त सुबह से शाम तक इमरान खान के खिलाफ माला जपते रहे। मैं समझता हूँ ये बड़ी पॉजिटिव चीज़, वेरी राइट, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो ने कल जो गुफ्तगू की, मैं तो उसका बड़ा मुझे मज़ा आया कि यार इस इन्वायरमेंट में कोई बंदा तो है जो थोड़ा हक़ाइक़ के ऊपर खड़ा है कि यार रो आप सुबह से शाम तक। अब ये जो आज तस्वीर रिलीज़ हुई है इमरान खान के सेल की, परसों तक तो मैं अज़मा बुखारी को सुन रहा था कि पाकिस्तान का सबसे क्या कहते हैं महंगा तरीन कैदी है इमरान खान। तो मैं समझ रहा था कि शायद कोई सोने का बेड होगा, कुछ चांदी के जनाब झालरें लटक रही होंगी, कोई जनाब चांदी के बर्तन होंगे, ठीक है ना, और कोई बड़ी सोने की मेज जिसके ऊपर नक्शकारी वाला पेन होगा। वो तस्वीर मैंने देखी, एक कूलर छोटा सा कोने पे रखा हुआ है, उसी के करीब पानी की बोतलें पड़ी हैं, कपड़े शपड़े वही पड़े हुए, ठीक है, एक छोटा सा बेड और उसके साथ ही वो वॉश बेसन लगा हुआ है। ये वो बंदा है जिसके मुताबिक ये लोग कहते थे कि ये एक रात नहीं गुजार सकता जेल में, बिल्कुल, ठीक है। ये वो बंदा है जिसके मुताबिक इन्होंने एक शोर मचाया हुआ था कि पता नहीं उसके कमरे के अंदर तो चिल्लर लगे हुए और उसके कमरे के अंदर तो बकरे जा रहे हैं, और उसके कमरे ऐप तस्वीरें सच ने ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो बंदा जिसको पूरी दुनिया प्रिंस समझती है, उसका कमरे के अंदर ही एक छोटा सा कूलर रखा है जो हब्स के अंदर काम नहीं करता। हब्स के माहौल में कूलर काम नहीं करता, ठीक है ना। और उसी के साथ ही वो क्या कहते हैं वो बोतलें पानी के, वो तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने पहले गौर से देखा मेरा कमरा तो नहीं है कहीं, ठीक है ना। मैं कहीं इतनी बेसरो सामानी ये या तो हमारे कमरे में हो सकती है या किसी हमारे जैसे किसी मातर सातड़ के हो सकती है। वो पता चला इमरान खान का कमरा है जो वो इमरान खान का सेल है। तो ये तो कहते थे दुनिया का सबसे महंगा तरीन कैदी है, इन्होंने तो पता नहीं हमें क्या दिखाया हुआ था, विचो क्या निकला है। तो इसका तो उज़मा साहिबा को भी जवाब देना चाहिए कि जी ये कहाँ से इतना महंगा तरीन हो गया, ये देख लें उसका हाल जो भी है उसके कमरे का। तो मैं और रह गई सीएम केपीके की, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारे किसी दौर में मलिक साहब ने, तो आपको नहीं पता, एक पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अदाकार था मज़हर शाह, उसकी बड़क मशहूर थी फिल्मों में, उसकी वो फिल्मों में लेते ही उसे बड़क की वजह से थे। वो कहता था, उसका एक मशहूर जुमला था, ओ मैं टब्बर खा जा डकार ना मारा, ठीक है ना। तो ये सारे ही मज़हर शाह हैं, बड़के मारने वाले, ठीक है ना, अंदर से फोके पलवान है सारे, अमली तौर पे जीरो लोग हैं,
खोखे पहलवानों की तरह आप लगाए जाएं, बढ़ के मारे जाएं, कोई बात नहीं। मलिक साहब ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो हमने ये भी देखा था कि जब नवाज शरीफ साहब को कैद किया जा गया था तो कोट लखपत जेल के अंदर एक स्पेशल किस्म का एक सेल भी तैयार करवाया गया था और फिर उसमें उनका एक कमरा ऐसा भी रखा गया था जिसमें वो डेली बेसिस पे मेहमानों को मिल रहे हुआ करते थे। आज जो तस्वीर सामने आई हैं बानी तहरीक इंसाफ के सेल की, वो देखने के बाद आप अज़मा बुखारी साहिबा की स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं कि हुकूमती लेवल पर आके इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, और जबकि तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। देखिए, इमरान खान के बारे में जो जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ ना, वही था एक तस्वर था जनाब के, वो एक तो ड्रग्स का भी उस पर इल्ज़ाम था कि सब हमें सारे लोग कहते थे, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कुछ बड़े बात से लोग कहते थे वो जनाब वो जो फेशियल जो हैंडसम है ना, वो भी आपको पता चलेगा। मैंने कहा ये किस तरह, ये मैं पहले बात करूँ उनका, क्योंकि आप वो 3 महीने में 6 महीने को बटक्स होते हैं, कोई इस तरह से कोई ट्रीटमेंट भी होता है। फिर उन्होंने कहा जी वो जो बाल हैं वो भी जैली हैं, जो ताकतवर लोग हैं, मैं उनकी बात कह रहे थे इमरान खान के बारे में मैं किसी और की समझा। नहीं, मैं तेरी गल नहीं कर रहा। मैं इसीलिए मैं कहा जरा इसको थोड़ी मैं बड़ी बैकग्राउंड दूँ ना, जो क्योंकि हम लोगों का तो काम होता है ना इन्फॉर्मेशन लेना, तो हमें ये बताया गया था। मैं एक जिम्मेदार लोगों की बात करूँगा जी, वो आप तो देखेंगे, और उसमें मेरा भी शामिल है। मैं इमरान का क्रिटिक हूँ बहुत हवाले से, मैं उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी से भी डिसएग्री करता हूँ, मेरी उसकी मुझे लेकिन उसकी स्पोर्ट्समैनशिप को तो मानेंगे ना। नहीं, मैं मुझे अपनी बात करने देना जो मैं करना चाह रहा हूँ। मैं एज एक शहरी भी हूँ ना, मेरा एक राइट भी तो है ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ कि जेल में जाके जितना बड़ा वो हीरो निकला है ना वहाँ, उससे बाहर मेरे जैसा बंदा भी जो पत्थर का हिल गया, वो इसलिए हिला है कि पाकिस्तान में 75 साल में जो कायदे आज़म थे ना, कायदे आज़म एक डिफरेंट कैटेगरी है। कायदे आज़म इसलिए डिफरेंट कि वो फ्रीडम थी, वो एक डिफरेंट बात थी। एक बंदा आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो जेल में, दूसरा ये बंदा है, इसने जो अना दिखाई है ना भुट्टो के बाद दूसरा बंदा है, इसमें मुझे लग गया वो कहते हैं झुक जाना। वो फिर मैंने इस पर गौर किया, मैंने 2-3 साइकोलॉजिस्टों से बात की, तो मैंने एक चीज़ जो समझा हूँ मैं वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान शायद इस वक्त पूरी दुनिया का वाहिद इंसान है जिसके पीछे 1970s का मीडिया पड़ा हुआ है। और ये मीडिया ये अपने टीवी के वो वर्ड डालेंगे यार, 70s 80s 90s 20s अब 2024, वो दुनिया मेरे लिए दुनिया की तारीख का लॉन्गेस्ट स्पैन ले गया है। 60 साल दुनिया उस पर कैमरा लेके ढूंढ रही है, खाता क्या है, करता क्या है, सोता क्या है, जागता क्या है। ही इज़ द फर्स्ट मैन। मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बता सका हु आई एम। मैंने फ़ौरन मैं रीड कर गया, मुझे जिसने पूछा वेयर यू फ्रॉम, मैंने कहा इमरान खान, फ़ौरन 1 सेकंड आ गई। मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ, 80s की 90s की। मैं इंग्लैंड गया, मैंने किसी को नहीं बताया फ्रॉम, बल्कि मुझे याद आया अमेरिका में एक जगह एक लैब में मैं गया तो वहाँ पे एक नर्स थी, मैं बिल्कुल सच आपको बताने लगा हूँ। जब उसको मैंने बताया ना फ्रॉम इमरान खान, तो सॉरी आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो उसने ना मेरी तरफ बड़ा आके कहती है तुम कितने खुश नसीब हो, तुम उस मुल्क में रहते हो जहाँ इमरान खान है। मैंने कहा वो किस तरह, कहती है उसने वो लगा रहा है वो कैंसर का हॉस्पिटल। तो मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना, जो मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, जो मुझे समझ आती है मैं बोलता हूँ। मैं समझता हूँ खान ने एक चीज़ साबित होगी कि खान झुक नहीं सकता, वो इतना बड़ा हीरो है, इतना बड़ा देवता है पॉलिटिकल इमेज का। आप उसको, मेरा भी ख्याल था जेल से लगा जाएगा, वो नहीं गया। ये मेरी बिल्कुल ज़ाती बड़ी इमोशनल एक्सप्रेशन। अच्छा राना साहब, अब थोड़ा सा मुझे भी वो इमोशनली एक चीज़ याद आ गई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे 2 साल पहले रमज़ान में उम्रा करने का जब इत्तफाक हुआ तो एक खातून हमारे साथ होटल की लॉबी में थी। जब उन्होंने इसी तरह से बातचीत शुरू की, पता लगा कि पाकिस्तान से हैं, तो वो फ़ौरी तौर पे खड़ी होगी, उसने कहा कि मैं लीबिया से हूँ, हमने एक कज़ाफ़ी खोया है और हमें प्राउड है इमरान खान के ऊपर कि इमरान खान ने जिस तरह से पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की है और तौहीन रसालत पे जिस तरह से शख्स ने एक्शन लिया है। उसने कहा वो लीडर आपका है लेकिन उस पर प्राउड हम फील करते हैं। तो जनाब, ये जो स्टेटमेंट्स दिया करते थे लोग कि वो 10 दिन नहीं रह सकेगा, वो 5 दिन नहीं रह सकेगा, वो शख्स तो ना लंदन जाने के लिए तैयार हो रहा है, ना वो अमेरिका जाना चाहता है, इवन तो कि वो बनी गाला भी नहीं जाना चाहता अपने घर में, वो तो कहता है मुझे जेल में ही रखो। अच्छा, वो आज ना मलक ने, जो अंदर का मलक है ना, वो बाहर आया है। बिल्कुल, ये बड़ा इंग्लिश का स्टूडेंट हूं, लेकिन उसने आज खुले दिल से उसकी इमरान खान की उसका अजमत का एतराफ़ किया। तो मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं अपनी बाकी टाइम भी ना मलक को दे दूं कि यार मलक आज तू ही बोल, आज तेरी बातें सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर आपका क्रिटिक आपकी तारीफ करे तो ये बड़ी बात है। लेकिन सिर्फ एक बात आप याद रखिएगा
मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहीद की वो तस्वीर भी देखी है जिसमें वो नंगे पैर जी जा रहे हैं, और मैंने वो भी देखी है जिसमें वो जेल के अंदर उनके एक थके हुए एक उन पे जुल्म जिस शख्स पे किया जाता है और जो उसकी हालत होती है। लेकिन मुझे उनका वो जुमला भी याद है कि मैंने एक कप कॉफ़ी पीनी है फांसी से पहले, जब उनसे पूछा गया तो उनका क्या, आई नीड 1 कप ऑफ कॉफ़ी, और फिर उनका मैंने शेव करनी है। बड़े लोग क्रिटिकल मोमेंट्स में ही बताते हैं कि हम बड़े हैं, ठीक है ना। मैं किसी से किसी को नहीं मिला रहा, मैं कहीं किसी से कोई वो नहीं कर रहा, मैं वैसे ही एक बात कर रहा हूँ कि ना मैं इमरान खान को नहीं मिला रहा, एक जुमला मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आई एम सॉरी, ना भुट्टो साहब को मिला रहा हूँ, मैं वैसे बड़े लोगों की एक बात कह रहा हूँ, ये दोनों से नहीं मिला रहा, कहीं कोई इशू बने। लेकिन मैंने ये पढ़ा कि जब हज़रत अली करमल्लाह वजह पे हमला हुआ तो आपने कहा कि अल्लाह की कसम में कामयाब हो गया, ठीक है ना। तो बड़े लोगों के नज़बुल ऐन भी बड़े होते हैं, ठीक है। ये मौत जिंदगी ये तो आनी जानी है, कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा सारी उम्र को, लेकिन जिंदा रहेंगे उसके नाम, उसका किरदार, उसकी स्ट्रगल, उसका हक के साथ खड़ा होना, उसका हक के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना, उसका हक के लिए अपनी जान दे देना, यही याद रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर मलिक साहब आपका भी, और साराना आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर खत्म चलता है। अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।